Hello students, welcome back to my channel. This is your teacher Anuradha Dubey and I am here with you to teach another very important topic of creative writing skills, that is report writing. The question of report writing is very important for class 11th as well as class 12, that is a board class. The weightage of this question is 10 marks, which is pretty high, so this is very important. So let's move on to understand what actually a report is. A report is written as a spoken account of an event. It gives relaying information or recounts certain events in a widely presentable form. अगर हम एनालाइज करें कि रिपोर्ट क्या होती है, तो रिपोर्ट एक ऐसी इवेंट का स्पोकन अकाउंट होती है which has already taken place. Moreover, any event is consist of various activities taken place in a particular sequence, and while writing a report we are supposed to present the factual description of all those activities in the same sequence in which they have taken place. एक किसी इवेंट में इन्वॉल्व एक्टिविटीज का एज इट इज उसी सीक्वेंस में रिलेइंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करना रिपोर्ट राइटिंग कहलाता है. इसके बाद हम बात करते हैं उन 10 मार्क्स की which have been prescribed for this particular question of report writing. For out of these 10 marks, 1 mark has been prescribed for format. और फॉर्मेट लिखते समय एक बढ़िया सी कैची हेडलाइन आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आप जब खुद भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि हर न्यूज पे हमारी ध्यान नहीं जाती. हमारा ध्यान हमेशा उस न्यूज पर जाता है जिसकी हेडलाइन बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही कैची होती है. तो सबसे पहले आप एक बढ़िया सी कैची सी हेडलाइन लिखेंगे. आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, उसमें रिपोर्ट का मार्क करेंगे, डेट होनी चाहिए, प्लेस होना चाहिए एंड द नेम ऑफ द राइटर. इतने का आपको 1 मार्क्स मिलेगा. इसके बाद दूसरी बात हम करेंगे कंटेंट की. द कंटेंट शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड एंड रेलिवेंट टू द वर्बल इनपुट दैट हैज बीन गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. आपका कंटेंट हमेशा उस आउटपुट में से रिलेटेड होना चाहिए, उस वर्बल इनपुट से रिलेटेड होना चाहिए जो आपको क्वेश्चन में मिला हुआ है. और लास्ट में हम बात करेंगे 5 मार्क्स की, जो कि प्रिस्क्राइब्ड हैं एक्सप्रेशन के लिए. एंड द एक्सप्रेशन डील्स विद द ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, स्पेलिंग एक्यूरेसी और पंक्चुएशंस एटसेट्रा. तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है आपको. ग्रामेटिकली आपकी जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, और इस तरीके से आपको टोटल 10 मार्क्स मिलते हैं रिपोर्ट राइटिंग के लिए. इसके अलावा I would like to mention that for the session 2021, as CBSE has introduced several changes in wake of corona pandemic, so this year you are going to have this question for 5 marks only, out of which 1 marks will be for format, 2 for content and 2 for expression. Now let's move on to the format. तो इसकी बात हम शॉर्ट में ऑलरेडी कर चुके हैं. सबसे ऊपर यू विल हैव योर टाइटल और द हेडलाइन, एंड द हेडलाइन शुड बी विजुअली अट्रैक्टिव एंड कैची, कि पढ़ते ही रीडर को तुरंत ही अट्रैक्ट हो जाए उस न्यूज को पढ़ने के लिए. तो सबसे पहले आप 4 या 5 वर्ड्स में एक हेडिंग लिखेंगे, और हेडिंग जो है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे. इसके नीचे आप लिखेंगे अ रिपोर्ट, और इसके नीचे वाले लाइन पर लेफ्ट में यू विल राइट डेट एंड प्लेस. डेट आप उस दिन का लिखेंगे जिसमें आप रिपोर्ट लिखने जा रहे हैं. अगर आप एग्जाम में रिपोर्ट लिखने जा रहे हैं तो जो एग्जाम की डेट होगी वही डेट यहाँ पर आएगी. प्लेस जहां से आप लिख रहे हैं, जहां से आप उस रिपोर्ट को ड्राफ्ट कर रहे हैं, वहां वो वाला प्लेस वहां पे आ जाएगा. इसी के जस्ट अपोजिट में राइट साइड में यू विल राइट द बाय लाइन. यू आर सपोज टू राइट द नेम ऑफ द राइटर दैट हैज बीन गिवन टू यू इन योर क्वेश्चन. क्वेश्चन में जो नाम आपको दिया हुआ है वो आपको यहाँ पर लिखना है. तो ये तो हो गया फॉर्मेट जिसका आपको 1 नंबर
मिलना है। इसके बाद हम बात करते हैं रिपोर्ट की बॉडी की, जिसके फर्स्ट पैराग्राफ में यू विल आंसर द क्वेश्चंस ऑफ व्हाट, व्हेन, व्हाई और हाउ। तो व्हाट के लिए ओकेजन, इवेंट, क्या इवेंट है, क्या एक्टिविटी है जिसके बारे में रिपोर्ट आप करने जा रहे हैं। व्हेन, किस ओकेजन पर, किस डेट में, किस टाइम पर वो इवेंट हुआ है। वाई, उसका पर्पस क्या था। और हाउ, क्या क्या इवेंट इन्वॉल्व है, क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व है उस पूरे कार्यक्रम के अंदर। तो वो कैसे हुआ है वो आपको बताना है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में यू विल आंसर ऑल दीज इंटेरोगेटिव वर्ड्स। इसके बाद पैरा 2 में आप डिस्क्राइब करेंगे, पैरा 3 में आप डिस्क्राइब करेंगे और पैरा 4 में आप अपने रिपोर्ट को कंक्लूड कर देंगे। इस साल जब आपका क्वेश्चन की वेटेज कम हो गई है, 5 मार्क्स हो गया है, तो आप 3 पैराग्राफ में भी इसको कंक्लूड कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो रिड्यूस द साइज ऑफ योर पैराग्राफ्स। तो अगर पहले आप 4 या 5 सेंटेंसेस का पैराग्राफ करते थे, तो अभी आप 3 सेंटेंसेस का पैराग्राफ कर सकते हैं और बड़े आराम से आपको 3 पैराग्राफ इसके लिए मिल जाएंगे। इसके बाद पॉइंट्स टू रिमेंबर। एक रिपोर्ट लिखने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। तो देखते हैं क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है एक रिपोर्ट लिखने के लिए। सबसे पहले मेक एन अट्रैक्टिव हेडिंग फॉर द टॉपिक विच आई हैव ऑलरेडी रिपीटेड, कि जो रिपोर्ट आप लिख रहे हैं उसका हेडिंग अट्रैक्टिव होना चाहिए, सो दैट द इमीडिएट अटेंशन ऑफ द रीडर कैन बी टेकन। नेक्स्ट है प्रोवाइड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन इन ब्रीफ बट बी इंसाइटफुल। कोई भी इवेंट है, कोई एक्सीडेंटल केस है, कोई कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन है, कोई कंपटीशन है, तो उसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड जरूर इन्वॉल्व होगा। तो आपको बहुत ही ब्रीफ में उस बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन जरूर देनी पड़ेगी, सो दैट ऑल द आंसर्स ऑफ द रीडर कैन बी गिवन। तो लेकिन ये करते समय आपको बहुत ही इंसाइटफुल रहना है। यू डोंट नीड टू बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा के बात कहने की जरूरत नहीं है। जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो प्रिसाइज इंफॉर्मेशन आपको देनी है। नेक्स्ट इज ब्रीफली डिस्क्राइब द स्टेप्स और द मेथड यूज्ड। कोई भी प्रोग्राम है, अगर उसमें कुछ स्टेप्स इंक्लूडेड हैं या कोई सेलिब्रेशन है उसमें कुछ मेथड्स इंक्लूडेड है, तो उन मेथड्स या उन स्टेप्स को आपको एज इट इज डिस्क्राइब करना है। अगर इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम है तो आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है जिसको फॉलो किया जाता है। अगर आप उसकी रिपोर्ट लिखते समय उस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते हैं, उसको डिस्क्राइब नहीं करते हैं, तो आपका रिपोर्ट गलत हो जाएगा। इसके बाद है गुड रिपोर्ट लीव्स नो क्वेश्चन अनआंसर्ड। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और किसी पर्टिकुलर रिपोर्ट को पढ़ते हैं, तो यू एक्सपेक्ट दैट ऑल योर क्वेश्चंस आर आंसर्ड। तो जब आप रिपोर्ट लिख रहे होते हैं उस समय भी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कोई भी क्वेश्चन रीडर का अनआंसर्ड ना रह जाए। तो जो जो बातें आप अपने मन में एक बार एनालाइज कर लीजिए कि अगर मैं ये रिपोर्ट लिख रहा हूं तो क्या क्या क्वेश्चन इससे रिलेटेड रीडर के हो सकते हैं। तो आप इंश्योर करिए कि उनके आंसर्स यू हैव इंक्लूडेड व्हाइल राइटिंग योर रिपोर्ट। नेक्स्ट इज अवॉइड यूजिंग फर्स्ट पर्सन। रिपोर्ट राइटिंग बहुत ही ऑब्जेक्टिवली की जाती है, जिसमें आप एक इनडायरेक्ट सोर्स के रूप में, एक इनडायरेक्ट मीडियम के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। इसलिए कभी भी रिपोर्ट राइटिंग करते समय आप फर्स्ट पर्सन का यूज नहीं करते हैं। क्वेश्चन में दिया होता है दैट यू वर देयर, यू आर एन आई विटनेस फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट, लेकिन जब आप रिपोर्ट लिख रहे होते हैं उस समय आपको कहीं भी अपने आप को रिफ्लेक्ट नहीं करना है रिपोर्ट में। आई और वी का यूज, किसी भी फर्स्ट पर्सन का यूज आपको रिपोर्ट राइटिंग में नहीं करना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रीजन फॉर ऑडियंस और रीडर्स। कई सारी चीजों के पीछे कुछ रीजंस होंगे। कोई एक्सीडेंट है तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई रीजन होगा, ठीक है। कोई डिसीज आउटब्रेक है तो उसके भी कुछ रीजंस होंगे। उनको आपको ऑडियंस के लिए, अपने रीडर्स के लिए जरूर एक्सप्लेन करना है। कंक्लूड द रिपोर्ट एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स इन राइट वे। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि रिपोर्ट इज रिटन इन एन
objective way. So you don't need to use first person, you don't need to be subjective while writing a report. तो जब conclusion जब आप करेंगे तो आपको बिल्कुल अपना ऑब्जर्वेशन तो देना है, लेकिन राइट तरीके से देना है, ताकि ऐसा ना लगे कि आप रीडर को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं. Lastly, check for spellings and grammar. An effective report is properly edited. Leave no room for grammatical mistakes. किसी भी तरीके की कोई गलती आप बिल्कुल मत छोड़िए. लिखने के बाद अपने रिपोर्ट को एक बार चेक जरूर करिए, उसको एडिट जरूर करिए कि किसी भी तरीके की मिस्टेक उसमें ना रह जाए. And last of all, the most important thing which you need to remember, that use past tense. A report is about an event that has already taken place, so keep it in mind that report is mandatorily written in past tense. Report हमेशा हमेशा past tense में ही लिखी जाती है. तो हमने कुछ कैटेगरीज बनाई हुई हैं अलग अलग टाइप्स के, जिसमें हमने कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स को इंक्लूड किया है. And if you know what are the value points supposed to be included in a particular type of report, so you will be very much able to draft a report properly and effectively. For example, in type 1 we have included robbery, जैसे डकैती है, कोई बैंक डकैती है या कोई किसी घर में डकैती हुई है, हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं. एक्सीडेंट, कोई रोड एक्सीडेंट है, एयर क्रैश है, कोई ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, हम उसको ले सकते हैं. कैलेमिटी ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अब हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में कई जगह बाढ़ें आ रही हैं, हम उनको इंक्लूड कर सकते हैं. डिजास्टर है कहीं पर, जैसे कि क्लाउड बर्स्ट हुआ था केदारनाथ में, वो डिजास्टर है. आउटब्रेक हो सकता है, जैसे कोरोना डिसीज का आउटब्रेक है, इनको हम ले सकते हैं. और अगर कोई सिविक प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल स्ट्राइक चल रहा है या टेररिस्ट अटैक हुआ है, तो इन सारे इंसिडेंट्स के लिए अगर हमें रिपोर्ट लिखनी है तो ये वैल्यू पॉइंट्स उनमें इंक्लूड होने चाहिए. तो चलो एनालाइज करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए. सबसे पहले यू नीड टू गिव अ कैची हेडलाइन. एक बहुत बढ़िया सी अट्रैक्टिव सी हेडलाइन आपको देनी है, ताकि देखते ही एग्जामिनर एकदम इम्प्रेस हो जाए और आपकी जो एक्यूरेसी है या जो इफेक्टिवनेस ऑफ द रिपोर्ट है उसको लेके वो इंश्योर हो जाए. दूसरी चीज है एक्सपेंशन ऑफ हेडलाइन इन द फर्स्ट सेंटेंस. जो हेडलाइन आपने लिखी है, कोशिश करिए कि जो आपके रिपोर्ट की ओपनिंग लाइन है वो उसी हेडलाइन का एक्सपेंशन हो, उसी को आपको डिटेल्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. इसके बाद है गिव रीजंस इफ एनी और मोटिव. अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है, कैलेमिटी आई है, डिजास्टर हुआ है, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है, तो आपको उन रीजंस को बताना है. और अगर कोई सिविक प्रॉब्लम है तो उसका कोई ना कोई मोटिव जरूर होगा जिसको आपको एक्सप्रेस करना है. बैंक अगर स्ट्राइक कर रहा है तो कोई ना कोई उनके डिमांड्स होंगे, तो वो मोटिव आपको जरूर बताना है. इसके बाद यू नीड टू गिव एन आई विटनेस अकाउंट ऑफ द सिचुएशन. पहले पैराग्राफ में ये डिस्क्राइब करने के बाद कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है, आप नेक्स्ट पैराग्राफ में एक आई विटनेस अकाउंट देंगे, आंखों देखा वर्णन करेंगे उस घटना का, और वहां पर जो जो चीजें हो रही हैं उनका डिटेल्स देनी है आपको ब्रीफ में. कैजुअलिटीज जो वहां पे हुई हैं, जो डेथ्स हुए हैं, नुकसान हुए हैं, मटेरियल डैमेज हुआ है, प्रॉपर्टी का जो लॉस हुआ है, वो सारा कुछ आपको बताना पड़ेगा. एक्शन प्लान अगर कोई बनाया है आपने या गवर्नमेंट ने कोई एक्शन प्लान बनाया है तो आपको वो बताना है. फॉर एग्जांपल जैसे कोरोना आउटब्रेक जब हुआ था तो एक्शन प्लान के रूप में लॉकडाउन लॉन्च हुआ था, और भी कई सारी चीजें थी जिनको किया गया था, जिनको करना पड़ा था, तो इनको हम एक्शन प्लान को उसमें डिस्क्राइब करेंगे. और इसके बाद बताएंगे रिलीफ मेजर्स, ये एप्लीकेबल है. अगर किसी कोई घटना हो चुकी है, एक्सीडेंट हो चुका है या कोई सिविक प्रॉब्लम हो चुकी है, उसके बाद उससे रिलेटेड जो रिलीफ मेजर्स लिए गए हैं उनका डिस्क्रिप्शंस आपको देना है. जैसे अगर कहीं पर बाढ़ आई हुई है तो बाढ़ आने के बाद, खत्म होने के बाद जो नुकसान होते हैं
उससे निपटने के लिए, उस लॉस को कोप अप करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं वो आपको देने हैं, उनको आपको अपने रिपोर्ट में इंक्लूड करना है। और लास्ट वाले पैराग्राफ में यानी कंक्लूजन वाले पैराग्राफ में यू नीड टू गिव some comments related to some people who have been a part of that situation. जो लोग वहां हैं उनके आप कमेंट दे सकते हैं या आप अपनी तरफ से भी रिपोर्ट को कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखेंगे रिपोर्ट ऑफ टाइप 1। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टाइप 2। तो टाइप 2 पे भी बढ़ने से पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं फर्स्ट टाइप की रिपोर्ट का। और फर्स्ट टाइप की रिपोर्ट जो आपकी एक्सीडेंटल रिपोर्ट है उसमें हमने उठाया है एक डिजास्टर या कैलेमिटी। तो ये है असम में आई हुई बाढ़ के बारे में। तो देखते हैं कैसे करना है। ऑन द टॉप ऑफ द पेज यू विल राइट द हेडलाइन। तो हेडलाइन हमने लिखी है असम ड्रोन्ड इन वाटर। असम पूरा का पूरा पानी में डूबा हुआ है। तो एक अट्रैक्टिव सी फिगरेटिव हेडलाइन आपने यूज करी है। उसके जस्ट नीचे यू विल राइट अ रिपोर्ट। उसके नीचे वाले लाइन में लेफ्ट में यू विल राइट डेट एंड प्लेस। और डेट का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा पहले आप डेट लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे, फिर ईयर लिखेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे प्लेस, और प्लेस वही लिखना है जहां से आप रिपोर्ट लिख रहे हैं। और दूसरी ओर यू विल राइट द बाय लाइन। जो क्वेश्चन में नाम आपको मिलेगा, जैसे हमने यहाँ अली लिखा हुआ है, तो जो क्वेश्चन में नाम आपको मिलेगा उसको आपको यहाँ पर इंक्लूड करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। तो पहले पैराग्राफ में देखिए, लास्ट वीक ब्रॉट अ हैवॉक इन असम दैट लिटरली ड्रोन्ड इन फ्लड्स। तो यहाँ अपने फर्स्ट लाइन में अपने टाइटल को ही एक्सप्लेन किया है, उसी को एक्सपेंड किया है। The tragedy has proved to be one of the most catastrophic one in last 40 years in Assam. The dams of Brahmaputra were indicating the river flowing above danger level for last 1 month, and the unpredictable rains from 5 days also worsened the situation and overflowed all the restrictions. The rain drowned the areas of Guwahati and all other areas of Assam. So in this way we have given an authentic background of the situation and of the disaster. जो disaster अभी आया है उसके बैकग्राउंड में क्या क्या रीजंस काम कर रहे थे उनको हमने बता दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं और अब हम आई विटनेस अकाउंट लिखेंगे। Several villages were immersed in water. Vehicles, broken houses, broken trees were visible everywhere. People took shelter on the roofs of temples, pakka houses, but the threat was still there because the attics of many houses were falling, being damaged. The situation was pathetic and miserable. The electricity pillars were uprooted and the power supply got interrupted. It was almost impossible for people here to get help from nearby एरियाज। तो यहाँ आपने एक आई विटनेस अकाउंट लिखा है, कैसे कैसे नुकसान हो रहा था, जो जो होता है बाढ़ के टाइम पे वो सब कुछ आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की, जिसमें आप एक्शन प्लान, एक्शन टेकन और रिलीफ मेजर्स को इंक्लूड करेंगे। तो as soon as the flood attacked the area, the district and state administration got active and sent help for the victims of this area. The NDRF and paramilitary forces were sent who rescued the people stuck in the flooded areas and escorted them to the relief camps. Then they were supplied with food and other important items like clothes. They were examined and treated accordingly. The PM Mr. Narendra Modi announced a package of rupees 200 crores for the flood affected areas of असम। तो जो जो चीजें इन्वॉल्व थी, जो जो एक्शन इन्वॉल्व थे और जो रिलीफ मेजर्स लिए गए उन सबको आपने इस पैराग्राफ में इंक्लूड कर दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कंक्लूजन पैराग्राफ, है ना। कंक्लूजन कैसे करना है वो देखते हैं। Now, after 2 weeks of the disaster, the situation has become substantially under controlled and transient homes are provided to those who have lost their homes in the flood.
the central government has instructed to present a report providing the details of the relief measures taken to encounter such problems in फ्यूचर। तो इस तरीके से एंड करते हैं की ओर बढ़ते समय हमें सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल हो चुकी हैं और उनकी आफ्टर रिपोर्ट जो है वो मिनिस्ट्री ने देने के लिए बोला है। ये स्टेटमेंट हमने दे दिया। द सीएम हैज एश्योर्ड द सिटीजंस एब्सोल्यूट सपोर्ट एट दिस क्रूशियल आवर। तो सीएम का स्टेटमेंट भी हो गया। तो इस तरीके से आपने कुछ कमेंट्स देते हुए अपने एक ऑब्जेक्टिवली अपने रिपोर्ट का कंक्लूजन किया है। तो इस तरीके से आप 4 पैराग्राफ में एक इफेक्टिव रिपोर्ट को ड्राफ्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टाइप 2 जिसमें वी हैव इंक्लूडेड स्पोर्ट्स एंड कल्चरल इवेंट्स। किसी भी तरीके की स्पोर्ट एक्टिविटी आपके स्कूल में हो रही है या कोई कल्चरल इवेंट हो रहा है तो उसके लिए जो रिपोर्ट आप लिखेंगे उसमें हम इन वैल्यू पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले है ओकेजन, ऑर्गेनाइजर और स्पॉन्सर। तो सबसे पहले तो यू नीड टू डिस्क्राइब व्हाट इज द इवेंट एंड ऑन व्हाट ओकेजन इट इज गोइंग टू टेक प्लेस। किस ओकेजन पर ये इवेंट होने जा रहा है। आपका स्पोर्ट्स एक्टिविटी है तो वो किस ओकेजन पे होने जा रही है और अगर कोई कल्चरल इवेंट है तो वो किस ओकेजन पे होने जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट योर स्कूल इज गोइंग टू होस्ट अ कल्चरल प्रोग्राम ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। तो ओकेजन हो जाएगा आपका कल्चर आपका इंडिपेंडेंस डे और इवेंट हो जाएगी कल्चरल प्रोग्राम। तो एंड देन दिस इज ऑर्गेनाइजर एंड स्पॉन्सर। इसके बाद आपको बताना है कि ऑर्गेनाइजर कौन है और स्पॉन्सर कौन है। तो जैसे अगर नवोदय विद्यालय में ये होना है तो ऑर्गेनाइजर हो जाएगा वो होस्ट जेएनवी जिसमें ये इवेंट होने जा रहा है और स्पॉन्सर हो जाएगी नवोदय विद्यालय समिति। इसके बाद यू विल गिव द डेट एंड वेन्यू। कहाँ कौन सी डेट पर वो प्रोग्राम होने जा रहा है, किस जगह पर होने जा रहा है। स्कूल ऑडिटोरियम में है, स्कूल प्लेग्राउंड में है या मल्टीपर्पज हॉल है या एकेडमिक ब्लॉक है। जहां पर भी वो पर्टिकुलर इवेंट होने जा रहा है उसको आप डिस्क्राइब करेंगे। इसके अलावा टाइम दे देंगे, ये ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं और नहीं भी। इसके बाद बात करेंगे चीफ गेस्ट। तो हर जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो ये नेचुरल है कि कोई ना कोई चीफ गेस्ट या गेस्ट ऑफ ऑनर आप जरूर बुलाते हैं। तो उनका आपको इंट्रोडक्शन जरूर देना है कि आपने उनको बुलाया है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स एंड मेन हाइलाइट्स ऑफ द प्रोग्राम। जब भी स्कूल में कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी या कोई कल्चरल इवेंट होता है किसी ओकेजन पे तो उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव इन्फोर्स जरूर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिपेंडेंस डे पर कोई प्रोग्राम होने जा रहा है तो ऑल द प्रोग्राम विल इंटेंड टू डेवलप अ सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म and sacrifice among the students. Similarly, if we are organizing several sports activity on the occasion of annual sports day, we intend to develop the importance of want to promote the importance of sports and games among the students. इसके बाद मेन हाइलाइट्स ऑफ द प्रोग्राम। अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी है तो कौन कौन से इवेंट उसमें इंक्लूडेड थे, किन किन बच्चों ने कैसा कैसा परफॉर्म किया वो आप दे सकते हैं। अगर कोई कल्चरल इवेंट है तो उसमें क्या क्या प्रोग्राम्स हुए, बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में आप हाईलाइट दे सकते हैं। इसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और एनुअल रिपोर्ट ये एप्लीकेबल है। अगर उस एनुअल प्रोग्राम है तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जरूर होगा, एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ी जाएगी तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद चीफ गेस्ट का मैसेज होगा जिसमें वो उन प्रोग्राम से रिलेटेड और स्कूल से रिलेटेड बच्चों से रिलेटेड अपने कमेंट देंगे तो उनके बारे में आप 1-2 सेंटेंस लिख सकते हैं। और लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स होगा जो कि होस्ट रिप्रेजेंटेटिव ही देगा। ठीक है, तो जो भी आपका होस्ट है, जो एग्जाम क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि जो होस्ट है प्रोग्राम का वहां से कोई बंदा प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल वो वोट ऑफ थैंक्स देगा। और लास्ट में वी विल राइट द ओवरऑल रिस्पॉन्स ऑफ द प्रोग्राम। तो इस तरीके से आप टाइप 2 के रिपोर्ट लिख सकते हैं। इसके बाद है टाइप 3 जिसमें हमने इंक्लूड किया है कैंप, विजिट और एग्जीबिशन को। तो इसको शुरू करने के लिए इसमें सबसे पहले हम मेंशन करेंगे प्लेस और डेस्टिनेशन
कि अगर कैंप है तो किस जगह पे है, विजिट है तो उसका डेस्टिनेशन क्या है, एग्जीबिशन है तो उसके ऑर्गेनाइजर कौन है, स्पॉन्सर कौन है। सपोज करो कि आपके स्कूल में जो सीबीएसई है वो एक इंटर स्कूल एग्जीबिशन होस्ट करने जा रही है, तो ऑर्गेनाइजर आपका स्कूल हो जाएगा और स्पॉन्सर जो है वो सीबीएसई हो जाएगी। इसके बाद यू विल राइट द ड्यूरेशन एंड डेट्स। ये तीनों ही प्रोग्राम, चाहे वो कोई कैंप हो, चाहे वो कोई विजिट हो, चाहे वो कोई एग्जीबिशन हो। कैंप होगा तो आपको पता है कि किसी पर्टिकुलर जगह पर एक्सकर्शन के लिए कैंप अगर लेके जाया जाता है, या आपके स्कूल में भी कोई ब्लड डोनेशन कैंप हो सकता है, प्लांटेशन कैंप हो सकता है, कोई क्लीनलीनेस कैंप हो सकता है, तो ये जरूर 2 दिन 3 दिन या 1 हफ्ते का हो सकता है, तो आप लिखेंगे ड्यूरेशन। इसी तरीके से एग्जीबिशन के भी 1 से ज्यादा दिन के लिए हो सकती है, तो आप ड्यूरेशन लिखेंगे और डेट्स बता देंगे कि इन डेट्स में ये प्रोग्राम हुआ था। इसके बाद नंबर ऑफ पर्सन्स और विजिटर, अगर विजिट है या अगर कैंप है तो आप बताएंगे कितने पर्सन्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया, अगर कोई विजिट है तो कितने विजिटर्स आए हैं ये लिखेंगे, अगर एग्जीबिशन है तो उसका डिस्क्रिप्शन आप देंगे जो भी एप्लीकेबल है, अगर कैंप है या विजिट है तो प्लेसेस ऑफ साइट सीइंग बताएंगे कि जब आप वहां गए तो आपने क्या क्या वहां पर देखा, कौन कौन से वर्थ विजिटिंग प्लेसेस थे वहां पे, उनका डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं, वहां का खाना कैसा था उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, और सीनिक ब्यूटी के बारे में भी, जो नेचुरल ब्यूटी विच यू हैव विटनेस देयर और एंड यू हैव एंजॉयड देयर, उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर कोई कैंप है तो उसका पर्पस और नेचर बताएंगे। पर्पस क्या है, अगर प्लांटेशन कैंप है तो उसका पर्पस क्या होगा, इन ऑर्डर टू प्रमोट द क्लीनलीनेस, द प्लांटेशन, द नीड ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अमंग द स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप पर्पस डाल सकते हैं। क्लीनलीनेस है तो इन ऑर्डर टू प्रमोट द हैबिट ऑफ क्लीनलीनेस अमंग द स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इस तरीके से बता देंगे। नेचर क्या है उसका, सर्विंग के लिए है या बाहर जाके किया है या स्कूल में ही जो एक्टिविटी है वो हुई है वो आप बताएंगे। क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व थे इसमें, क्योंकि जब भी कोई कैंप होता है, कोई अगर आपने कहीं पर कोई कैंप किया है, मान लीजिए क्लीनलीनेस कैंप आपने लगाया है अपने पास के गांव में आपके स्कूल के बच्चों ने, तो उसमें सिर्फ क्लीनलीनेस इन्वॉल्व नहीं होगी, आप गैदरिंग भी करते हैं, बच्चे जो हैं वो अपने पोस्टर्स और डिस्प्लेज बना के ले जाते हैं, बैनर्स बना के ले जाते हैं, उनको वहां डिस्प्ले करते हैं, कुछ बच्चे स्पीचेस देते हैं ताकि लोगों में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस को क्रिएट किया जा सके। तो किसी भी पर्टिकुलर इवेंट में जिस जिस टाइप की एक्टिविटीज इन्वॉल्व होंगी उनको आप वहां पर डिस्क्राइब करेंगे। और लास्ट में यू विल राइट द ओवरऑल रिस्पॉन्स ऑफ द प्रोग्राम, इस पूरे प्रोग्राम का ओवरऑल रिस्पांस क्या रहा, क्या लोगों ने पेड़ लगाए, कितने पेड़ लगाए, उनकी रक्षा की एक प्लेज लिया, एक वो लिया कि हम इसको ओथ ली कि हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे, अपने एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करेंगे। अगर वो क्लीनलीनेस कैंप है तो कैसे लोग अवेयर हुए, कैसे उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम अपने घरों को साफ रखेंगे, कम्युनिटी सैनिटेशन का भी ध्यान रखेंगे, पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखेंगे। ये सारी चीजें आपको अपने कंक्लूजन वाले पार्ट में इंक्लूड करनी पड़ेगी। सो नाउ टाइप 4 दैट इज अबाउट द कॉम्पिटिशंस। तो कॉम्पिटिशंस के बारे में रिपोर्ट लिखने के लिए आपको ये वैल्यू पॉइंट्स चाहिए। सबसे पहले यू विल राइट द ओकेजन एंड द ऑर्गेनाइजर्स, किसने ऑर्गेनाइज किया है उस कंपटीशन को और किस ओकेजन पर ऑर्गेनाइज किया है। फॉर एग्जाम्पल एक एस्से राइटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज होने जा रहा है ऑन द ओकेजन ऑफ गांधी जयंती, तो ओकेजन हो गया आपका गांधी जयंती, ऑर्गेनाइजर हो गया आपका खुद का स्कूल, और कंपटीशन का नाम हो गया एन इंटर स्कूल एस्से राइटिंग कंपटीशन, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे डेट और वेन्यू, किस डेट पर किस जगह पर वो कंपटीशन होने जा रहा है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके पर्पस क्या क्या है। तो अगर एस्से राइटिंग कंपटीशन है गांधी जयंती के बर्थडे पर, तो गांधी जयंती के मौके पर यानी महात्मा गांधी के बर्थडे पे, तो डेफिनेटली द ऑब्जेक्टिव विल बी टू अवेयर द पीपल अबाउट द फिलोसफीज एंड प्रीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी। इसके बाद है नेम ऑफ द कॉम्पिटिशन। एक नेम ऑफ द कंपटीशन आपको अपने वर्बल इनपुट में यानी आपके क्वेश्चन में मिलेगा।
फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी इंटर स्कूल एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन, ऑल इंडिया पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन, इस तरीके से कॉम्पिटिशन का नाम हो सकता है। इसके बाद इसका लेवल लिखेंगे, ये स्कूल लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, इंटर स्कूल है, इंट्रा स्कूल है, नेशनल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, जो भी लेवल है वो आप बताएंगे। इसके बाद आप बताएंगे टॉपिक, ये भी आपको अपने क्वेश्चन में मिलेगा। जब भी कोई कंपटीशन होता है तो उसकी कोई थीम या टॉपिक आपको जरूर मिलती है, तो वो टॉपिक आपको उसमें इंक्लूड करना है। उसके बाद है पार्टिसिपेशन मेंशन करना है, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है ये आपको मेंशन करना है। इनॉग्रेशन सेरेमनी अगर उस कंपटीशन की है तो उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। कोई चीफ गेस्ट आए हैं, जजेस आए हैं या कोई और एक्सपर्ट्स आए हैं तो उनका वेलकम करना है, वो आपको लिखना है उसके अंदर। और हाइलाइट्स रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल दैट इफ द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 40 or 50, you cannot describe about the performance of each and every पार्टिसिपेंट। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनमें से जो विनर्स हैं या जो बहुत ही हाईलाइटिंग या रिमार्केबल परफॉर्मेंस है उनके बारे में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो 3 या 4 परफॉर्मेंसेस के बारे में आपको डिस्क्राइब कर देना है। और लास्ट में आपको बताना है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि रिजल्ट अनाउंस करना है और उनको प्राइज कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं के में देना पड़ेगा। तो इस तरीके से यू कैन राइट द रिपोर्ट ऑफ टाइप 4, दैट इज द कॉम्पिटिशंस। नाउ टाइप 5, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं वर्कशॉप को, सेमिनार को और टॉक्स को। आपके स्कूल में किसी इशू को लेके वर्कशॉप होने जा रही है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्कशॉप है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड वर्कशॉप है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग से रिलेटेड वर्कशॉप है, तो उसके बारे में। अगर कोई सेमिनार हुई है तो उसके बारे में। और अगर कोई स्पेशल इनवाइटी आपके यहाँ आया है, कोई स्पेशल गेस्ट आपके यहाँ आया है और किसी टॉपिक पर आपको लेक्चर देने जा रहा है तो टॉक के बारे में भी आपको रिपोर्ट जो है वो इस तरीके से लिखनी है। तो सबसे पहले वी विल राइट व्हाट out of the above 3, what has taken place, what is the event, वो आप मेंशन करेंगे। by whom, who are the organizer of that workshop or the seminar or the talk, आप वो बताएंगे। and who are the targeted audience, जो टारगेटेड पार्टिसिपेंट्स आपके कौन है उस वर्कशॉप में, वो आप बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक गाइडेंस एंड काउंसलिंग वर्कशॉप है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th, तो आपका ये आप बताएंगे कि जो फॉर हुम का मतलब हो गया कि इट इज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th। आफ्टर दैट यू विल राइट द डेट एंड वेन्यू एंड ड्यूरेशन ऑफ दैट इवेंट। कोई भी इनमें से इवेंट जो हुआ है वो किस डेट पे हुआ है, किस जगह पर हुआ है और कितने समय के लिए हुआ है, उसका ड्यूरेशन क्या है, दैट यू विल राइट इन द रिपोर्ट। इसके बाद यू विल गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द गेस्ट्स, the speakers and the panel of experts। तो कौन कौन से गेस्ट्स हैं, कौन कौन से स्पीकर्स हैं और कौन कौन से लोग जो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया है। अगर कोई चीफ गेस्ट है तो उसके बारे में लिखेंगे और इनवाइटीज कौन है, यानी वही आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन है उसके बारे में आप बताएंगे। नेक्स्ट यू विल राइट अबाउट द एड्स, द सप्लीमेंट मटेरियल दैट हैज बीन यूज्ड इन द इवेंट बाय द ऑर्गेनाइजर्स। जो एड्स उन्होंने यूज किए हैं, जो डिवाइसेस उन्होंने यूज किए हैं टू मेक देम अंडरस्टैंड बेटर, टू मेक देयर पॉइंट क्लियर टू द ऑडियंस और टू द इनवाइटीज, तो उनके बारे में हम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मे बी वेरियस ऑडियो विजुअल एड्स हैव बीन यूज्ड। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा सकती है ना, अगर पुवर्टी के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा सकती है, अगर वो एम्प्लॉयमेंट पर रिलेटेड कोई वर्कशॉप है तो शॉर्ट फिल्म दिखाई जा सकती है। उसके अंदर कई सारे एक्टिविटीज रहते हैं जिनको जो इन्वॉल्व रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को एक छोटा सा पेंटिंग करने के लिए दे दिया गया है ना, कोई ग्रुप एक्टिविटी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल एक्टिविटी हो सकती है, कोई लिटरेरी एक्टिविटी हो सकती है। एक लाइन आपको दे दी गई या एक टॉपिक आपको दे दिया गया जिसपे 4 लाइनें आपको लिखनी है, तो ये लिटरेरी एक्टिविटी हो सकती है। फील्ड एक्टिविटी हो सकती है कि बाहर जाइए और कोई फील्ड एक्टिविटी करिए, ग्रुप में कोई एक्टिविटी करिए। तो जो भी एक्टिविटी किसी वर्कशॉप से रिलेटेड है उसका डिस्क्रिप्शन आप उसमें देंगे।
इसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर राउंड होगा, यानी इंटरैक्टिव सेशन होगा। जब भी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्कशॉप और द सेमिनार और द टॉक, ये मैंडेटरी होता है कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो आपका एक्सपर्ट है या जो स्पीकर है जो बोल रहा है, वो एक इंटरैक्टिव सेशन जरूर रखता है, जिसमें वो उस दिन के प्रोग्राम से रिलेटेड सर्टेन जो क्वेरीज होती हैं ऑडियंस की, जो क्वेश्चंस होते हैं ऑडियंस की, उनको वो आंसर करता है। ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस, तो आप जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आप एक दो स्टूडेंट्स के नाम लेके, कि अगर जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है या करियर गाइडेंस का है, तो आप दे सकते हैं कि स्टूडेंट ए ने पूछा कि अपना करियर चुनते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, स्टूडेंट बी ने पूछा कि हमारे पेरेंट्स कई बार हमारे लिए चॉइसेस करते हैं, तो उनको हमको कितना ध्यान देना चाहिए या उनका कितना इंपॉर्टेंस होता है। इस तरीके से कोई भी एक दो क्वेश्चन आप डाल सकते हैं, और उनका जो भी सपोज्ड आंसर होता है वो आंसर आप डाल सकते हैं, जो कि एक्सपर्ट दे सकता है। तो इस तरीके से आप लास्ट की तरफ बढ़ते हैं रिपोर्ट में। लास्ट में आप एक्सपर्ट कमेंट दे सकते हैं कि क्यों उसने वो जो एक्सपर्ट है उसने क्या ऑब्जर्व किया उस दिन के प्रोग्राम से रिलेटेड, और भी जो चीजें जो रह गई हैं उनको हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं। और लास्ट में ओवरऑल रिस्पॉन्स आप मेंशन करेंगे उस प्रोग्राम का, उस इवेंट का जो हुआ है। अगर कोई जो वर्कशॉप है इट इज रिलेटेड टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ गर्ल चाइल्ड और द विमेन, तो आप लास्ट में रिस्पॉन्स में दे सकते हैं दैट विमेन फेल्ट वेरी मोटिवेटेड, a helpline number was given to them and they were motivated that whenever they feel themselves in a problem they can seek हेल्प। तो इस तरीके से जो ओवरऑल रिस्पॉन्स है उस प्रोग्राम का, उसको आप मेंशन कर सकते हैं। This is how you can draft various types of report. You just need to remember the value points pertaining to a particular type of report. और जब भी उस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है कि कौन से टाइप की रिपोर्ट है और उसमें कौन कौन से वैल्यू पॉइंट्स को इंक्लूड करना है। इसके बाद आप बहुत ही इफेक्टिवली अपने रिपोर्ट को ड्राफ्ट कर सकते हैं, एंड आई नो that you will do it and score the highest marks possible in the exam. Thank you.